गुड इवनिंग छात्रों एवं प्यारे दोस्तों। हमें पता है कि आप लोग का जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद अंदर में उधेड़बुन रहता है कि कितना जल्दी हम आंसर को मिला के अपने मार्क्स को जोड़ ले कि कितना नंबर हम लाए। लेकिन मेरा सलाह हमेशा रहता है आप लोगों से कि जब तक सभी सब्जेक्ट का एग्जाम आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मिलान नहीं करे तो अच्छा है। ऐसा इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस किए हैं, अगर आप हम जो क्विज दिए थे उसमें 100% क्विज में आप लाए हैं प्रत्येक क्विज में, तो संभावना है कि 35 में 35 आपका सही होगा, आपका मिस्टेक नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आप उस पर खड़े नहीं उतरे हैं क्विज में, तो आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि हाँ मेरा 35 में 35 सही है। लेकिन जब आप मिलान करेंगे, हम जो आंसर बताएंगे उसके साथ जब आप मिलान कीजिएगा तो एक दो क्वेश्चन में आप जरूर मिस किए होंगे। ऐसा नेचुरली होता है। और जब आप मिस किए हुए हैं तो उसका थोड़ा सा टेंशन आपके दिमाग में आएगा कि आप हम ही जानते थे फिर भी मिस कर गए। तो यह टेंशन ना आए उसके लिए आप लोग कोशिश कीजिए कि सभी एग्जाम जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद मिलान करें। हमारा ड्यूटी है, हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोग के बीच आंसर हम डाल रहे हैं। इस ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत शिक्षक भी होते हैं जो आशा लगाए हुए रहते हैं कि फंडामेंटल का आंसर आएगा तो उसको समझेंगे, क्या वो आंसर दिए उसको देखेंगे। और बहुत छात्र भी आशा लगाए हुए रहते हैं कि उनका आंसर आएगा उसके साथ मिलान करेंगे। तो हम आंसर आपको बता रहे हैं। सामने आपका अभी जो एग्जाम हुआ है 5 तारीख का फिजिक्स का 2025 में जो एग्जाम हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर हम बताएंगे। लेकिन आप लोग अगर फंडामेंटल के स्टूडेंट है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी सब्जेक्ट का एग्जाम खुशी खुशी दे लीजिए, उसके बाद मिलान कीजिएगा, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं, मिलान कर लेते हैं और एक दो क्वेश्चन आपका मिस कर गया है, तो हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक दो क्वेश्चन जो मिस होता है वो जनरली सबका हो जाता है, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। मिलान कर भी लेते हैं तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में एक दो क्वेश्चन आपका मिस कर गया है या आप गलती से जो आंसर जानते हैं उसका गलत आंसर दे के आए हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, खुशी खुशी अगला सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। चलिए समय को गवाए बिना हम लोग मिलान करते हैं। क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह ग्रुप पहले देख लीजिए किस ग्रुप का है, एच ग्रुप का है। यह जो क्वेश्चन आप लोग के सामने है दिख रहा होगा आप लोग को, एच ग्रुप का क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर को देखिएगा कि क्या क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है। आपके जो क्वेश्चन का सेट है उसमें आगे पीछे हो सकता है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर देखेंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। आपके क्वेश्चन सेट में वह क्वेश्चन कहाँ है वह खोजना आपका ड्यूटी है। अगर आप क्वेश्चन देख लेते हैं और आप पढ़े हुए हैं तो अपने आप याद हो जाएगा कि हाँ इसका यही आंसर हम दिए थे। और आंसर अगर आप दिए हैं तो सही आंसर है या गलत आंसर है आपको पता चलते चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर है। यानी आपसे पूछ रहा है कि आइसोटोप जो होता है उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है। तो आप लोग को बताए थे कि आइसोटोप्स जो होता है उसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, और एटॉमिक नंबर अगर सेम होता है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या, प्रोटॉन का संख्या सब सेम होता है। मास नंबर डिफर होता है, और मास नंबर अगर डिफर होता है इसका मतलब होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ते हैं तो डिफर होता है। प्रोटॉन सेम होता है और न्यूट्रॉन बच गया, इसका मतलब न्यूट्रॉन का संख्या इसमें डिफर होता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन का संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जिनका ये क्वेश्चन सेट है उनका आंसर एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है। यानी रेडियो एक्टिव जो होता है, इंग्लिश में भी देख लीजिए, इसको आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके किसमें नहीं होता है, रेडियो सक्रिय क्षय किसमें नहीं होता है। तो याद कीजिए आप लोग को बताए थे कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो होता है वो 3 तरह का होता है, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा और गामा अगर है तो सही है। जो बच गया चौथा में बच रहा है, यानी यह जो होता है रेडियो एक्टिव डीके में इसका डीके नहीं होता है। कौन है तो म्यून डीके है, यह गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी आप लोग का यह सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में अगर आप यहाँ पर देख लीजिए लेमडा का वैल्यू आपको दिया हुआ है। लेमडा का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 500 नैनोमीटर।
500 नैनोमीटर को अगर आप मीटर में बदलते हैं तो 10 के पावर -9 लगाएंगे, और दोनों जीरो अगर आप हटा देते हैं तो -7 मीटर हो जाएगा। तो यह वेवलेंथ का वैल्यू दे दिया। आपसे पूछ रहा है कि फोटोन एनर्जी कितना होगा। फोटोन एनर्जी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और आप लोग को एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा, E होता है hc/λ। इसमें अगर वैल्यू भर के आप सोल्व किए हैं तो सही आंसर आया होगा। मिला लीजिए कितना आता है। H का वैल्यू होता है 6.63 × 10⁻34। उसके बाद C का वैल्यू होता है 3 × 10⁸। नीचे में लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁻⁷। अगर हम इसको काटते हैं, 5 से 3 को काटिएगा 0.6 हो जाएगा, और 0.6 से इसको अगर आप गुना करते हैं तो लगभग में आता है 4। यह गुना करने पर, या ऑप्शन भी अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में 4 है, 2.5 है, उसके बाद कुछ क्या है यहाँ पर तो 6.6 है या 1.2 है। हम ऑब्जेक्टिव में आप लोग को कई बार समझाए होंगे कि लगभग में आंसर मिलाना सीखिए, एक्यूरेट गुना करने का आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 6.6 मतलब 6.5 के करीब है, और यहाँ पर कितना है तो 6 के करीब है। अगर 6 रहता तो 36 होता, और यहाँ पर अगर 6.5 है तो 40 के करीब जाएगा। 1 अंक पीछे है तो 1 अंक पीछे आएगा तो 4 बचेगा। तो यहाँ पर लगभग 4 आएगा। 10 का पावर अगर आप मिलाते हैं तो यहाँ 34 में से 7 घटा दीजिए, तो 34 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 27। 27 में से फिर 8 घटा दीजिए, बचेगा 19। तो -19, और एनर्जी का यूनिट हो जाता है जूल। तो इस तरह हम लोग का आंसर आ गया 4 × 10⁻⁻19 जूल, और 4 × 10⁻⁻19 जूल किसमें है तो ऑप्शन ए में। तो यह जो क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 × 10⁻19 जूल। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी जो है वह विजिबल में पड़ता है, दृश्य भाग में। आप लोग को याद कराए थे हम, लाइमन सीरीज जो पड़ता है वो अल्ट्रावायलेट में पड़ता है, बामर जो पड़ता है वह विजिबल में पड़ता है, पाश्चेट जो होता है वह इंफ्रारेड में है, ब्रैकेट जो है वह फार इंफ्रारेड में है, और फंड जो है वह फार इंफ्रारेड में। आपसे पूछा जा रहा है कि विजिबल सीरीज में कौन पड़ता है, तो विजिबल सीरीज में आप लोगों को याद है बामर पड़ता है, और बामर पड़ता है, ऑप्शन बी आप लोग का सही है। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन में चलिए, कौन आवेश रहित है। याद कीजिए, अल्फा में आवेश होता है +2e, बीटा में आवेश होता है -e, प्रोटॉन पर आवेश होता है +e, और फोटोन एक तरह का एनर्जी होता है जिसमें आवेश नहीं होता है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोन। फोटोन में कोई चार्ज नहीं होता है। 5 के बाद 6 नंबर में चलिए, एक्स किरण के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स रे जो है वह क्या है। तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो एक्सरे तो इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता है। पॉजिटिव आयन है तो एक्सरे में कोई चार्ज नहीं होता है। निगेटिव आयन है तो फिर वही बात है, एक्सरे में कोई चार्ज नहीं होता है। चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो याद कीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप लोगों को बताए थे कि 7 तरह का होता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। तो एक्सरे जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी आप लोग का इसमें सही है। छठा क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, 1 AMU का एनर्जी। इसमें आप लोग को एक फार्मूला हम बताए थे कि एनर्जी का फार्मूला एक बताए थे कि mc² होता है, और दूसरा फार्मूला आप लोगों को बताए थे कि m और इनटू में होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह जो वैल्यू निकाले थे 1 AMU के लिए एनर्जी निकाले थे तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था, और जितना मास डिफेक्ट होगा बोले थे आप लोगों को कि उतना से गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 1 AMU अगर है तो 1 AMU है तो m के जगह 1 ही भरेंगे, 1 भरेंगे तो इतना ही रह जाएगा। तो इस तरह यह आंसर हो जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे आ जाइए, 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है। समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य का 2 प्रकाश तरंग है, दोनों का जो है एम्पलीट्यूड सेम है और वेवलेंथ भी सेम है। एम्पलीट्यूड सेम है, वेवलेंथ सेम है, और आपसे पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड महत्तम कब होगा। याद कीजिए, आप लोग को बताए थे ए का फॉर्मूला बताए थे ए मैक्स का फॉर्मूला बताए थे कि a1 + a2 होता है, और कितना एंगल पर होता है तो फाई = 0 डिग्री पर। जब दोनों वेव सेम डायरेक्शन में होता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर फाई जो होगा यानी फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 ऑप्शन ए में है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। 9 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच का कोण होता है। क्विज में यह क्वेश्चन 2 बार 3 बार आप लोग बनाए होंगे। कंपन तल और ध्रुवन तल, कंपन तल और ध्रुवन तल यानी
प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो होता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, यानी दोनों के बीच का एंगल हो जाता है 90 डिग्री। तो इस तरह यह जो क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, उसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के बीच का एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन नहीं है, सो आपसे पूछा जा रहा है। और अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सातों का नाम हम लिए थे, उसमें कौन नहीं है, तो ध्यान दीजिए अल्फा उसमें नहीं है, अल्फा उसमें नहीं होता है, इसलिए सही आंसर हम लोग का हो जाएगा अल्फा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के बाद 11 नंबर में, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर करती है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड जो है वह किस पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो स्पीड किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो याद कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो स्पीड होता है वह वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है, लेकिन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है या यूं कहिए लाइट जो होता है उसके स्पीड को उसके इंटेंसिटी से मतलब नहीं होता है। यह चीज आप लोग को बताए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी बताए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से स्पीड को कोई मतलब नहीं है, कम इंटेंसिटी का लाइट हो या ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट हो, सबका स्पीड सेम होता है। 11 नंबर के बाद आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता, यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम में ही आप लोग पढ़े थे कि तीव्रता जो होता है वो प्रकाश विद्युत धारा जो है वह तीव्रता पर डिपेंड करता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। और उसमें समझाए थे कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ता है, ये भी बताए थे कि ज्यादा धूप होता है तो ज्यादा करंट बनता है, यानी इंटेंसिटी अगर ज्यादा होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू ज्यादा होता है। इसका मतलब हो गया कि इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद 13 नंबर में चलते हैं। किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए पूछा जा रहा है, यानी आपसे लेम्डा का के बारे में पूछा जा रहा है। लेम्डा का फॉर्मूला होता है h/mv, तो मास पर डिपेंड करता है, c वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, mc दोनों को मिला दे तो मोमेंटम पर डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। तो किस पर डिपेंड नहीं करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, वह चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज से इसको मतलब नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोन का गतिज द्रव्यमान। यह क्वेश्चन जो आप लोग को दिए थे उसमें थोड़ा चेंज है। आप लोग को हम क्वेश्चन क्या दिए थे सो याद कीजिए। आप लोग को यह क्वेश्चन तो यही था लेकिन ऑप्शन चेंज था। यह एक क्वेश्चन मिला है जिसमें ऑप्शन चेंज हो गया। हम लोग निकाले थे, हम लोग तो याद कीजिए, एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है mc² और दूसरा फॉर्मूला हम लोग लेके चले थे hc/λ, इस तरह लेके चले थे। और इसमें आप लोगों को बोले थे कि c से c अगर काट देते हैं तो m का फॉर्मूला होता है h/c λ। तो यह मास, मूविंग मास का फॉर्मूला होता है फोटोन के मूविंग मास का, जो कि इससे पहले वाला में पूछा था। तो इस तरह का ऑप्शन आप लोगों को दिए थे, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें देखिएगा वेवलेंथ नहीं है, इसमें फ्रीक्वेंसी है। और अगर फ्रीक्वेंसी है तो हम लोग क्या करेंगे, तो mc² एनर्जी होता है h न्यू, E mc² और E h न्यू, तो इसको बराबर करके चलेंगे। और इसको अगर बराबर करके चलते हैं, m को यहाँ पर छोड़ देते हैं तो h न्यू के नीचे में कौन चला जाएगा, तो c²। इस तरह मूविंग मास जो होगा, मूविंग मास का फॉर्मूला हो जाएगा h/c²। और यहाँ पर कई बार आप लोग को बताया है कि यह जो v के जैसा आपको दिखता है वास्तव में v नहीं होता है, न्यू ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन सी मारा हुआ है, hc/λ होता है, ये भी नहीं है। चलिए मिस कर गए हैं इस क्वेश्चन में। हम पहले ही बोले थे कि कुछ क्वेश्चन आप लोग को ऐसा मिलेगा जिसमें आप मिस कर जाएंगे, तो एक दो क्वेश्चन के लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। इसमें है दो समान धनावेशी बिंदु आवेश है, प्रत्येक पर चार्ज दिया हुआ है, यानी Q का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶ कूलम। और डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर 1 मीटर, R का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर। पूछ क्या रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी। इंग्लिश में भी जाइएगा तो वही मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो पढ़े थे, जरा याद कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किससे रिलेटेड, Q और R से रिलेटेड।
क्या फॉर्मूला होता है, तो K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, इस तरह का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। अब इस फॉर्मूला के आधार पर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 के बदले भरेंगे 10 टू द पावर -6, Q2 के बदले 10 टू द पावर -6 और R के बदले भरेंगे 1, स्क्वायर रहे ना रहे 1 ही रह जाए। इस तरह इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो आ जाता है 10 टू द पावर 6 6 12 और 12 में +9 करेंगे तो -3 जूल। तो हम लोग का जो ये एनर्जी आया यानी पोटेंशियल एनर्जी आया वो 9 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल आया, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे 15 के बाद हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन है। याद कीजिए कैपेसिटी का बहुतों बार आप लोग यूनिट याद किए हुए होंगे फैराड, और यह भी याद किए होंगे कि फैराड किसके बराबर होता है, तो कूलम पर वोल्ट के बराबर। कैसे होता है, तो C का फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं C = Q/V, और Q का यूनिट होता है कूलम और V का वोल्ट होता है, तो कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह सही आंसर होता है D कूलम पर वोल्ट, या तो आप लोग को याद ही था। आगे बढ़ते हैं 16 के बाद 17 में। संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो यह क्वेश्चन जो है यह कई बार आप लोग बनाए होंगे कि संधारित्र का धारिता एक तो प्लेट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है और दूसरा चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा है, तो नेचर तो कहीं नहीं है लेकिन चार्ज है, प्लेटों के आवेश पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कैपेसिटी जो होता है वो नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, पहला चीज। दूसरा चीज चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद चलते हैं 18 नंबर में। किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र, यानी कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही तो आप लोग रटते हुए थे परपेंडिकुलर होता है। कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो किधर की ओर होता है, तो परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट बढ़िए 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यदि किसी चालक को बाहर विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर क्या होगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मान लीजिए कि कोई कंडक्टर इस तरह है, इसके भीतर में किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा गया, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर किसी कंडक्टर को हम रख दिए। तो कंडक्टर को जब रख देंगे तो कंडक्टर के भीतर में आप लोग को याद होगा कि भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। किसी भी कंडक्टर के भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो 0। और क्यों होता है 0, तो आप लोग कई बार देखे होंगे कि भीतर में चार्ज नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो यह चीज आप लोग कई बार पढ़े हैं कि कोई भी कंडक्टर होता है उसके भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। 0 किस में है देख लीजिए, तो 0 है ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। 19 के बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 20 नंबर क्वेश्चन में है विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए कौन सा कथन सही है। मतलब दो चार्ज है और दोनों की चार्ज जो है उसका चिन्ह अपोजिट है। तो एक का चार्ज अगर हम +q लेते हैं तो दूसरे का चार्ज आपको लेना होगा -q। और इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपसे पूछा जा रहा है। पहला में है स्थिति ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी u का वैल्यू जो है वो नेगेटिव होता है। दूसरा में है धनात्मक होता है u का वैल्यू। तीसरा में है कि प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, और चौथा में है कि 0 होता है। तो याद कीजिए इसमें आप लोग को बताए थे कि अगर प्लस प्लस है तो एनर्जी प्लस में आता है, माइनस माइनस है तो एनर्जी माइनस में आता है, प्लस माइनस है तो एनर्जी माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है u का k इंटू Q1 Q2/R, और इसमें वैल्यू भरिएगा तो ये आंसर किस में आएगा, तो माइनस में आएगा। तो यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी दो चार्ज का नेचर अगर अपोजिट है और उसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वह निगेटिव आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर। गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, याद कीजिए गॉस थ्योरम में आप लोग पढ़े थे phi = q/ε। तो इस तरह कई बार आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन कई बार आप लोग बनाए हैं कि phi जो होता है वो चार्ज बटा ε0 होता है। क्वेश्चन यहाँ बदल दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपको अभी ऐसा मिला जिसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। हर तरह का क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं, लेकिन कई बार हम समझाएं आप लोगों को कि क्वेश्चन को बदल के पूछ सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है। क्या बदला है, तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए कह रहा है कि आवेश के समानुपाती होता है। देख लीजिए फ्लक्स जो है वो चार्ज के समानुपाती है कि नहीं, तो है। ऑप्शन ए तो सही है, बी वाला भी पढ़ लीजिए। विद्युत का समानुपाती होता है, नहीं चलेगा। 0 होता है, नहीं चलेगा। वर्ग के समानुपाती नहीं चलेगा, यानी ऑप्शन ए सही है। तो फ्लक्स जो होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऑप्शन ए में नहीं, इसलिए ऑप्शन ए एकदम सही है।
21 के बाद 22 नंबर में चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सब सिलिकॉन को बोरॉन के साथ मिलाया जाता है। याद कीजिए, आप लोग को हम बताए थे कि सेमीकंडक्टर होता है और सेमीकंडक्टर से अगर आपको पी टाइप या एन टाइप बनाना होता है तो उसमें इंप्यूरिटी मिलाते हैं, और इंप्यूरिटी जो मिलाते हैं एक तो ट्राइवैलेंट और दूसरा पेंटावैलेंट। ट्राइवैलेंट में कौन कौन था? तो बोरॉन था, उसके बाद एल्यूमिनियम था, उसके बाद इंडियम था, गैलियम था। अगर यह सब मिलाते हैं तो ट्राइवैलेंट हो गया। और ट्राइवैलेंट अगर है तो क्या बनाएगा? तो ट्राइवैलेंट मिलेगा तो यह क्या बनाएगा आप लोग को हम बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंटावैलेंट में कौन कौन था? तो पेंटावैलेंट में आप लोग को बताए थे कौन कौन। तो नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, उसके बाद आर्सेनिक हो सकता है। यह सब चीज आप लोग को बताए थे पेंटावैलेंट। अब याद कीजिए, अगर ट्राइवैलेंट मिलाते हैं तो क्या बनेगा? तो पी टाइप बनेगा, और पेंटावैलेंट मिलाते हैं तो एन टाइप बनेगा। तो यहाँ पर बोरॉन को मिलाया जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि पी टाइप बनेगा। और पी टाइप बनेगा किसमें है? इसको देख लीजिए, पी टाइप किसमें है? तो ऑप्शन बी में। तो ये ऑप्शन बी आप लोग का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इन प्रकार के अर्धचालक में याद कीजिए, अगर हम पी टाइप लेते हैं तो उसमें पॉजिटिव होल होता है और एन टाइप में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्टिविटी किसके कारण होता है? ये कई बार आप लोग पढ़े थे। तो एन टाइप में जो कंडक्टिविटी होता है वो किसके कारण होता है? तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। 24 नंबर में आते हैं। 24 नंबर में है, कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो। आपसे पूछ जा रहा है लॉजिक गेट के बारे में कि कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो। अगर आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में दिया हुआ है कि विच लॉजिक गेट्स आउटपुट इज ट्रू ओनली इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट। अब जरा याद कीजिए, आप लोग जो पढ़े थे मेन 3 तरह का बेसिक लॉजिक गेट पढ़े थे, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। वो दोनों को कंबाइंड करके पढ़े थे, नॉर गेट और नैंड गेट। यहाँ पर क्या है? तो अगर 5 गेट को आप मिलाइएगा तो इसे मैच नहीं कर रहा है। पांचों के पांचों गेट इस स्टेटमेंट को मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वह किसी और गेट का है, और किसी और गेट को अगर आप खोजेंगे तो ऑप्शन बी में यहाँ मिल रहा है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप बना सकते थे। और आप लोग देख चुके हैं कि सिलेबस में जो पढ़ना है 5 तरह का ही गेट पढ़ना है। यह आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन आपको दे दिया है जॉर गेट का, और यह इसका सही आंसर जॉर गेट ही है। मतलब एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिला जो कि सिलेबस से बाहर का है। हालांकि लॉजिक गेट को भी सिलेबस से बाहर कर चुका है, लेकिन पूछता ही हम, इसलिए हम क्रैश कोर्स में भी पढ़ाए हैं, रेगुलर कोर्स में भी पढ़ाए हैं। हाँ, यह जो जॉर गेट है वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, फिर भी यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो दे दिया है, और ऐसा होता है 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसके लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारा मिलता है, 35 क्वेश्चन का आपके पास ऑप्शन है। 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी रहता है, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए, फर्स्ट अभिनति डायोड, मतलब रिवर्स बियस में काम करने वाला। रिवर्स बियस में काम करने वाला डायोड, एक तो आप लोग को याद होगा कि जेनर डायोड जो होता है वो बिना नष्ट हुए रिवर्स बियस में काम करता है। तो जेनर डायोड का ऑप्शन सही है। दूसरा है एलईडी। एलईडी जो है वह फॉरवर्ड में काम करता है, रिवर्स में काम नहीं करता है। तीसरा है फोटो डायोड। फोटो डायोड भी रिवर्स में काम करता है। तो यहाँ जेनर डायोड भी रिवर्स में काम करता है, फोटो डायोड भी रिवर्स में काम करता है। और अगर दोनों काम करता है तो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिएगा, तो दोनों को मिला दिया रिवर्स को, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा डी। आप लोग इसमें हो सकता है कुछ स्टूडेंट मिस कर गए होंगे, क्योंकि आप लोग तो 100% रटे हुए हैं कि जेनर डायोड हो जाएगा, और आगे अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो मिस कर गए। खैर कोई बात नहीं है, 2 क्वेश्चन आपको ऐसा मिला जहां मिस करने का संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैंड गेट। नैंड गेट के लिए आप लोग को हम बोले थे कि पहले एंड का बना लीजिएगा, और एंड का क्या होता है? तो ए एंड बी इज इक्वल टू वाई, और अगर इसमें नैंड आपको लगाना है तो ऊपर बार लगा दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आप लोग का सही हो जाएगा। नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है a डॉट बी इज इक्वल टू वाई, उस पर क्या लगा देंगे? तो बार लगा देंगे। 27 नंबर में आ जाइए, फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार के तरंग होगा? आप इसमें समझ लीजिए, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसमें आप लोग को बताए थे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर लाइट जो होता है वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता है। तो इसमें लाइट का संचार होता है, और लाइट का संचार है कि नहीं? तो साउंड है, उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग है, यांत्रिक तरंग है, भूकंपीय तरंग है। अब याद कीजिए, इसमें संचार होता है लाइट का, और लाइट कैसा तरंग होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। तीसरा क्वेश्चन ऐसा मिला जो कि आप अभी तक नहीं बनाए थे,
यानी पूरे 70 क्वेश्चन में अभी तक 3 क्वेश्चन आप लोगों को मिला है जो कि आप नहीं बनाए हुए थे। आगे टीवी प्रसारण के लिए, या तो आप लोगों को याद होगा कि 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है, टीवी जो हमारा होता है वो काम करता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए 28 के बाद 29 नंबर। इसमें अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो धारा का शिखर मान मतलब आई नॉट का वैल्यू आपको दे दिया 10 एम्पियर। आपसे पूछ क्या रहा है तो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है तो 70.7% ऑफ आई नॉट। यह भी एक फॉर्मूला था, एक तो फॉर्मूला था आई नॉट बाई √2 और डेसिमल में यह भी फॉर्मूला आप लोग को लिखा है। अब यहाँ पर अगर आप 70.7% करते हैं इसका मतलब बट्टा में लगा देंगे 100 और आई नॉट का वैल्यू कितना है तो 10। 1 0 से 1 0 कटेगा, हो जाएगा 7.07। तो इस तरह 7.07 ऑप्शन बी में है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। 30 नंबर में आ जाइए, शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में इंग्लिश में देखिएगा तो प्योरली इंडक्टिव है। प्योरली इंडक्टिव है मतलब सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है और आप लोगों से पूछा जा रहा है पावर फैक्टर। क्या पूछा जा रहा है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है तो R/Z। और यह तो आप लोगों को कई बार हम समझाए थे, रटाए हुए थे कि जिसमें R नहीं है उसके बदले भरेंगे 0 और R के बदले 0 भरेंगे तो पावर फैक्टर हो जाएगा 0। पावर फैक्टर 0 किसमें है तो ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 30 के बाद 31 में आ जाइए, केवल धारिता। फिर इसमें आ गया कैपेसिटर है यहाँ पर, इससे पहले वाला में इंडक्टर था, इसमें कैपेसिटर। और कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है फाई का। तो याद कीजिए आप लोगों को बताए थे कि कैपेसिटर को दिखाए थे ऊपर की ओर और इंडक्टर को कैपेसिटर को दिखाए थे नीचे की ओर और इंडक्टर को दिखाए थे ऊपर की ओर। और इसका जो फेज डिफरेंस होता है कैपेसिटर का वो कितना होता है तो 90 डिग्री होता है। तो इस तरह यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा तरीका से भी आप चल सकते हैं, कैपेसिटर के लिए भी अगर आप लेते हैं cos फाई का वैल्यू तो cos फाई का वैल्यू इसमें भी 0 आएगा और cos फाई का वैल्यू 0 कितना डिग्री में होता है तो 90 डिग्री में होता है, इसलिए फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह किसी भी तरीका से आप बनाइएगा। ऑप्शन कौन सा है तो ऑप्शन बी सही है। तो यह सब क्वेश्चन है जो कि आप बनाए हुए हैं, इस समय दिक्कत किसी को नहीं हुआ होगा। आगे का क्वेश्चन है अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति होता है, ये तो फॉर्मूला रटा हुआ है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर में, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। यह क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए, इसमें भी हो सकता है आप लोग मिस किए होंगे। इसमें आप लोग को बताए थे कि सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज का मान ज्यादा होता है प्राइमरी कॉइल से। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना और करंट को घटाना। याद कीजिए करंट को क्या करता है तो ये घटाता है। और आपसे वोल्टेज ना पूछ के करंट पूछ दिया और आप लोग को हम क्रैश कोर्स में समझाए भी थे कि ध्यान रखिएगा वोल्टेज अगर पूछेगा तो बढ़ाता है, करंट अगर पूछेगा तो घटाता है। यही उलट के यहाँ पूछ दिया है। तो यहाँ पर धारा के बारे में पूछा है, इसलिए धारा क्या हो जाएगा तो कम हो जाएगा। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में धारा क्या हो जाएगा तो कम हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख लीजिए तो यहाँ पर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है और पूछ रहा है करंट के लिए, इसलिए क्या हो जाएगा तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए 34 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। याद कीजिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाए थे कैसा बना था तो हमेशा सीधा बना था, वर्चुअल बना था, वस्तु से छोटा बना था और कहाँ बना था तो फोकस और पोल के बीच में, इसी बीच में बना था। कहाँ पर है ऑप्शन तो ऑप्शन सी में है, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनता है। 35 के बाद आ जाइए 36 नंबर क्वेश्चन। यह सब क्वेश्चन तो आप लोग बनाए हुए ही हैं, फिर भी बना देते हैं। आईसी का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 30 डिग्री और आपसे पूछ क्या रहा है तो प्रकाश का वेग, सी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। जरा याद कीजिए सी बराबर क्या होता है तो C0/μ, इस तरह होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/μ गुने C0 और 1/μ किसका फॉर्मूला होता है तो sin IC का। तो sin IC को C0 से गुना कर लेंगे, sin IC के बदले भरेंगे कितना तो sin 30 डिग्री, C0 के बदले भरेंगे 3 गुने 10 के पावर 8। sin किसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 और 3 गुने 10 के पावर 8। तो 3 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 1.5 into 10 to the power 8। तो इस टाइप का क्वेश्चन, यह सब क्वेश्चन आप लोग बनाए हुए हैं, याद होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। KWH किसका यूनिट है ये तो बताने का जरूरत ही नहीं है, या तो सबको पता है कि KWH एनर्जी का यूनिट होता है।
37 नंबर में एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को कौन फॉलो करता है? तो इसमें तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोग बनाए थे कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेंज लॉ। 37 के बाद 38 में अमीटर का याद कीजिए, शंट का यूज भी आप लोगों को बताया था कि शंट का पहला यूज होता है अमीटर को रेंज को बढ़ाना, और एक और यूज होता है गैल्वेनोमीटर को सुरक्षा प्रदान करना। तो यहाँ पर अमीटर को जब संचित किया जाएगा तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? तो इंक्रीज कर जाएगा। तो यह सब क्वेश्चन आप लोगों का रटा हुआ है। चुंबकशीलता का डायमेंशन पूछा जा रहा है, डायमेंशन पूछा जा रहा है किसका? तो चुंबकशीलता का। म्यू बराबर आप लोग पढ़ चुके हैं b/h होता है। b का डायमेंशन आप लोगों को याद होगा mt-2 और a-1, और h का डायमेंशन क्या होता है? तो il-1। अगर हम l-1 को ऊपर भेज देते हैं तो l+1 हो जाएगा, और यहाँ पर i हो या a हो दोनों सेम होता है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन ये हम लोग का सही होता है। 40 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि μ0/ε0 का मात्रक क्या है? तो यह तो आप लोग बनाए हैं, कैलकुलेशन भी किए थे, तो यह रेजिस्टेंस के इक्वल आया था। याद कीजिए इसमें था कि किसके बराबर होता है, यहाँ पर उसी का यूनिट पूछ दिया है, थोड़ा सा चेंज किया है। तो यह आप लोग पढ़ चुके हैं कि यह रेजिस्टेंस के बराबर होता है, और यहाँ पर पूछ दिया यूनिट, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए, अगला क्वेश्चन हम लोग का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो सेंसिटिविटी का क्या होगा? याद कीजिए करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला था NAB/C, NAB/C या करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला था। अगर n को बढ़ा देते हैं तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा A। आगे 41 के बाद 42 नंबर में चलते हैं न्यूट्रल पॉइंट पर। ये तो आप लोगों को समझा भी चुके थे, बता भी चुके थे कि न्यूट्रल पॉइंट पर पृथ्वी के कारण मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक के कारण मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाता है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। उसी पॉइंट को कहा जाता है न्यूट्रल पॉइंट। 42 के बाद चलते हैं 43 में लौह चुंबकीय पदार्थ। याद कीजिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो म्यू का वैल्यू होता है वह वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है। इसमें आप लोग को याद होना चाहिए, सबसे पहला था डाईमैग्नेटिक में होता है लेस देन 1, पैरामैग्नेटिक में ग्रेटर देन 1, फेरोमैग्नेटिक में वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो यह सब तो आप लोग याद किए हुए हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जरा ध्यान दें, ये नया क्वेश्चन है, लेकिन यह पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, रटा हुआ क्वेश्चन है, देखने में नया लगेगा। R1 R2 R3 को जोड़ा गया श्रृंखला में। श्रृंखला का इंग्लिश देख लीजिए, इसलिए आप लोग को बोले थे कि यहाँ देखिए तेज स्टूडेंट है, यहाँ टिक मारे हुए, मतलब चेक किया है कि कौन सा है सीरीज में। R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस और तीनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, और आप लोग को याद होना चाहिए कि सीरीज में करंट का वैल्यू क्या होता है? तो सेम रहता है। सीरीज में किसका वैल्यू सेम रहता है? तो करंट का वैल्यू सेम रहता है, और करंट का वैल्यू ही आपसे पूछा जा रहा है तो सेम रहेगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि अगर लंबाई को दुगुना कर दिया जाए और पोटेंशियल को रखा जाए सेम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा? लेंथ को डबल कर देना है और पोटेंशियल को सेम रखना है। यह क्वेश्चन आप लोग के लिए इस साल नया है, यानी चौथा क्वेश्चन मिला जो कि आप लोग का नया है, और आप लोग को हम पढ़ाते पढ़ाते कई बार बोल चुके हैं कि लगभग 10 क्वेश्चन होता है जो कि नया होता है। तो इस साल के लिए चौथा यह क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए नया क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे इसको समझिए। अगर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखें, यहाँ पर बना देते हैं भी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है I/NEA, ऐसा क्वेश्चन फॉर्मूला होता है। और I का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे V/R, नीचे में है NEA। R को अगर नीचे की ओर ले जाए तो R को नीचे की ओर ले जाएंगे तो NEA रहेगा, इनटू में हो जाएगा R। तो इतना हो गया। लेंथ को लाना है, लेंथ को लाने के लिए अब क्या करेंगे? तो NEA है, और R का फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले एक R का क्वेश्चन भी आया था। R का फॉर्मूला क्या होता है? तो रो इंटू L/A, ऐसा फॉर्मूला होता है। A से A काट देंगे। अब जरा देखिए क्या क्या बच जाएगा। तो इसमें बचेगा VD का फॉर्मूला क्या बचेगा? तो V डिवाइडेड बाय NE, उसके बाद रो, उसके बाद L। तो इतना बच गया। ये किसका फॉर्मूला बचा? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यह फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को अगर देखेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली है, और अगर लेंथ को देखेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली है। तो पोटेंशियल के लिए पूछता है तो डायरेक्टली है, लेंथ के लिए पूछेगा तो इनवर्सली है। यानी लेंथ को डबल करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आधा हो जाएगा, लेंथ को आधा करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगा।
पोटेंशियल यहाँ पर कांस्टेंट कर रहा है और लेंथ को क्या करना है तो दुगुना, लेंथ को दुगुना करेंगे तो ड्यूटी वेलोसिटी आधा हो जाएगा और आधा खोज लीजिए किसमें है तो ऑप्शन सी में। तो इस तरह हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 46 के बाद 47 नंबर में चलते हैं। 47 नंबर में धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, सोलेनॉइड के भीतर में पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का दिशा, और यह क्वेश्चन भी शायद नया है, 5वां क्वेश्चन है जो कि नया मिला। परिनालिका के अंदर में आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर की ओर होगा, तो सोलेनॉइड के भीतर में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह समानांतर होता है, पैरेलल होता है, और किसके पैरेलल तो एक्सिस के पैरेलल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरेलल टू एक्सिस। इंग्लिश में भी देख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के भीतर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है तो एक्सिस के पैरेलल। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत, याद कीजिए डायनमो, डायनमो जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है और डायनमो से ही क्या बनता है तो जनरेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनरेटर, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, परिनालिका यानी सोलेनॉइड के लिए पूछ रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला लिखना होगा। फार्मूला याद कीजिए म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। तो सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का यह फार्मूला आप लोग पढ़े थे। सेल्फ इंडक्टेंस का 4 फार्मूला आप लोग को पढ़ाए थे। पहला फार्मूला था L बराबर n phi by I, दूसरा फार्मूला था L बराबर माइनस E डिवाइडेड बाय di by dt, तीसरा था सोलेनॉइड के लिए और चौथा था प्लेन कॉइल के लिए। तो 4 फार्मूला बताए थे यहाँ पर सोलेनॉइड के लिए। देखिए अब इस फार्मूला में क्या पूछ रहा है तो किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है तो म्यू पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, माध्यम में बहने वाली धारा पर डिपेंड करता है, जो धारा उसमें है नहीं, प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या ए पर डिपेंड करता है, सही है, लंबाई पर डिपेंड करता है, सही है, और बी और सी दोनों सही है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह 49 का आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ दीजिए 50 नंबर में। 50 नंबर क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाए तो दोनों के बीच लगने वाला बल। इसमें बल के से रिलेटेड कई बार आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे कि एक बराबर होता है K Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब क्या करना है इसको देखिए, एक चार्ज को आधा करना है, ऊपर में एक को आधा किया, नीचे में चलिए R को आधा करना है, R को आधा करना है, R को आधा किया, इस पर पावर लगा दिए, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब यह 2 दूना 4 चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर में पहले से 1/2 है, गुना में 4, 4/2 हो जाएगा ये 2, तो यह 2 गुना हो जाएगा और 2 गुना किस में है तो ऑप्शन बी में। तो अगर हम एक चार्ज को आधा कर दे और डिस्टेंस को भी आधा कर दे तो 2 गुना हो जाएगा। अगर इसी में रहता दोनों का चार्ज को आधा कर देते तब कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर जैसे के तैसे रह जाता। 51 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर v के अधीन विराम में त्वरित करने पर इसकी चाल, आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का चाल जो होगा वह किस तरह चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन के चाल के लिए आपसे पूछ रहा है और स्टार्ट करना है कहां से तो रेस्ट से। इंग्लिश में भी देख लीजिए, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है और एक्सेलरेटेड हो रहा है रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो इसमें जरा याद कीजिए, आप लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े होंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अगर हम इसमें से v² को अलग करें तो v² बराबर हो जाएगा 2k/m, v बराबर हो जाएगा √2k/m। और याद कीजिए आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डी ब्रोगली वेवलेंथ जो निकाले थे उसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो वर्क के बराबर होता है, वर्क बराबर होता है qb। तो यहाँ पर k के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो k के बदले लिख सकते हैं qb, तो 2 into q into v हो जाएगा डिवाइडेड बाय m हो जाएगा। तो वेलोसिटी का यह फार्मूला होगा। अब वेलोसिटी के फार्मूला में अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी जो होता है वो √v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और √v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसमें है तो ऑप्शन बी में। तो इस तरह यह जो क्वेश्चन है 51 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू √v। आगे बढ़िए, और यह क्वेश्चन नया है, छठा क्वेश्चन है जो कि नया मिला हमको, यानी अभी तक में 6 क्वेश्चन मिला जो कि नया है, बाकी सारा पुराना क्वेश्चन आप लोग बना चुके हैं।
इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज आप लोग कई बार निकाले होंगे। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब चार्ज बाय मास, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 9.1 into 10 to the power minus 31 मास उल्टा लिखा गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 और मास 9.1 into 10 to the power minus 31। इसको सोल्व करते हैं तो आता है 1.8 into 10 to the power 11। यह कई बार आप लोग बना चुके हैं। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि है जो समान रहती है? याद कीजिए, कैपेसिटर को अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो चार्ज सेम रहता है, और अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो पोटेंशियल सेम रहता है। तो क्या सेम रहा है, पूछ रहा है, तो क्या सेम होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेंशियल डिफरेंस। अगला क्वेश्चन है, वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ, यानी मीडियम डाल देना है। याद कीजिए, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन मीडियम आप लोग को बताए थे, जिसमें मीडियम में फोर्स निकाले थे 1/ε गुना हो गया था इसका तो F0 का, यानी वैक्यूम में जो फोर्स होता है उसको ε0 से डिवाइड कर देते हैं तो कम हो जाता है, जो कि वाटर में आप लोग पढ़े थे 1/81 गुना, ग्लास में हो गया था 1/3 गुना। तो अगर बीच में मीडियम डाल देते हैं तो कैपेसिटी घट जाएगा, सॉरी दोनों के बीच का फोर्स कम हो जाएगा ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही है। आगे 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच का दूरी इतना है, आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको दिया हुआ है Q का वैल्यू, Q का वैल्यू कितना है? तो 0.2 माइक्रो, माइक्रो के बदले 10 के पावर -4 लिख सकते हैं। अगर यहाँ से दशमलव को हम हटाते हैं तो 2 × 10 के पावर -7 कूलम हो जाएगा। तो Q का वैल्यू आपको मिल गया, और दोनों के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग 2L बोलते हैं। याद कीजिए, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है डाइपोल में उसको हम लोग 2L बोलते हैं। तो 2L का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 10 के पावर -2 लगाएंगे। तो Q का वैल्यू दिया हुआ है और 2L का वैल्यू दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? तो डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, Q × 2L। Q का वैल्यू कितना होता है? तो 2 × 10 to the power -7, और 2L का वैल्यू कितना है? तो 3 × 10 to the power -2। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा हो जाएगा 3 दूना 6 गुना में 10 के पावर -9 कूलम मीटर। अब आंसर मिला दीजिए, 6 कूलम मीटर, 6 × 10 के पावर -8, 12 कूलम मीटर, 12 × 10 के पावर -8। चारों के चारों ऑप्शन अनमैच है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, पहला है 6, दूसरा 6 × 10 के पावर -8, 12 और 12 × 10 के पावर -8। तो 4 ऑप्शन मिला, एक बार हम लोग बना चुके हैं। इसका आंसर आ रहा है 6 × 10 के पावर -9, यानी यहाँ पर अगर 6 × 10 के पावर -9 कूलम मीटर होता तो सही आंसर होता, और यहाँ पर उतना है नहीं। इसका मतलब यह हो गया, फिर से वैल्यू देख लीजिए, 0.2 माइक्रोकूलम ही है, जो कि 2 × 10 के पावर -7 कूलम ही बनेगा। यहाँ पर आ जाइए, 3 सेंटीमीटर है, जो कि 3 × 10 के पावर -2 मीटर ही बनेगा। 3 दूना 6 × 10 के पावर 7 और 2 9 ही होगा। तो इसमें चारों के चारों ऑप्शन गलत है। एक क्वेश्चन आपको इस साल ऐसा मिला जिसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, चारों ऑप्शन इसका गलत है। इस पर आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। आगे बढ़ जाइए 56 नंबर। एक बंद पृष्ठ के भीतर n, या तो कई बार आप लोग बना चुके हैं कि बंद पृष्ठ है उसके भीतर में डाइपोल रख देंगे तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, माइनस में जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं आएगा, यानी बाहर निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। 56 का हो गया। 57 में चलिए, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, या तो कई बार आप लोग बना चुके हैं, फिर भी हम बना देते हैं। f = हो जाता है f × f, ऐसा कर देते हैं, बट्टा में f + f। फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला भी लिख देते हैं, f1 f2 f1 + f2। फॉर्मूला सबको याद होगा। सोल्व कीजिएगा तो वो f² बट्टा में 2f हो जाएगा, f से कटेगा, बचेगा f/। तो यह तो कई बार आप लोग बना चुके हैं। 57 के बाद 58। एक उत्तल लेंस का क्षमता, पावर आपको दिया हुआ है, पावर कितना दिया हुआ है? तो 2D दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है? तो फोकस दूरी। याद कीजिए, पावर का फॉर्मूला आप लोगों को बताया तो 100/f, और f निकाला है तो 100/p कर लेंगे, और 100/p करेंगे तो 100/2 जो आएगा ये सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लिए है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा 50। तो यह सब क्वेश्चन एकदम इजी है, जो कई बार आप लोग बना चुके होंगे।
59 में चलिए, निम्नलिखित में से कौन रंगीय विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है? तो यह क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन मिल गया। अभी तक में 7 क्वेश्चन आपको मिला जो कि नया क्वेश्चन है, जो कि आप लोग नहीं बनाए थे, जिसका आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए थे। रंगीय विपथन, रंगीय विपथन का मतलब होता है कलर एब्रेशन। तो कलर एब्रेशन इसको बोलते हैं, जिसको यहाँ पर क्रोमेटिक एब्रेशन भी कहा गया है। तो क्रोमेटिक एब्रेशन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपसे वही पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा रंगीय विपथन को कम करने के लिए लेंस का उपयोग पूछा जा रहा है। एक उपाय होता है कि उसमें मिरर लगता है। कौन सा मिरर लगता है? तो इस टाइप का जो मिरर होता है, क्या बोलते हैं उसको, उस तरह का मिरर लगता है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, तो दो लेंस का हम लोग यूज कर लेते हैं। दो लेंस का यूज करने का मतलब इसमें कनकेव लेंस भी यूज होता है और कन्वेक्स लेंस भी यूज होता है, लेकिन कन्वेक्स और कनकेव को मिला के जो बाइफोकल लेंस बनता है उसका यूज नहीं होता है। इसमें दोनों मिक्स करके स्पेशल टाइप का लेंस बनता है, जिसमें कनकेव और कन्वेक्स का कॉम्बिनेशन होता है। और कनकेव और कन्वेक्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को कहा गया है अवर्णक संयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 59 का सही आंसर हो जाएगा सी। और इसमें जो स्टूडेंट जो क्वेश्चन हमको दिए हैं उनका आंसर भी मारा हुआ है सही, मतलब इसका जानकारी उनको था। 60 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तो प्लेन लेंस बन जाएगा। और प्लेन लेंस का फोकस दूरी कितना होगा? तो इंफिनिटी होगा। यह तो रटा हुआ चीज है। तो सेम फोकल लेंथ वाले में डुबाते हैं तो प्लेन लेंस बन जाता है, फोकल लेंथ हो जाता है इंफिनिटी, पावर हो जाता है 0। नेक्स्ट में आ जाइए, साबुन का बुलबुला। यह भी कई बार आप लोग रट्टा मारे हुए हैं कि व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। साबुन का बुलबुला जो रंगीन दिखाई देता है उसका कारण क्या होता है? तो इंटरफेरेंस। यह कई बार बना चुके हैं। एक्सेल के बाद 62 में आ जाइए। किसको ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? तो जरा ध्यान दीजिए, पोलराइजेशन किसका होता है? तो लाइट वेव का होता है। पोलराइजेशन किसका? तो लाइट वेव का। तो लाइट वेव का तो पोलराइजेशन होता है। उसके बाद ऑप्शन में देखिएगा तो ध्वनि तरंग है, एक्सरे है, रेडियो तरंग है। अब जरा ध्यान दीजिए, लाइट वेव हो या एक्सरे हो या रेडियो वेव हो, यह सब क्या होता है? तो ट्रांसवर्स होता है। और अगर साउंड वेव का बात करें तो यह लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो ट्रांसवर्स वेव जो होता है, या यूं कहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसका पोलराइजेशन होता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है उसका पोलराइजेशन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साउंड वेव। और जिनका क्वेश्चन है वो एकदम सही मारे हुए हैं, साउंड वेव। यह फिर नया क्वेश्चन मिला है, फिर भी देख लीजिए, जो पढ़े हुए ढंग से वो बना लिया। तो 8 क्वेश्चन आप लोगों को मिला जो कि नया है। नेक्स्ट है 2D क्षमता दिया हुआ है, उसका दृष्टि दोष। तो ध्यान दीजिए, प्लस में है पावर, पावर प्लस में है मतलब कन्वेक्स लेंस है। और कन्वेक्स लेंस किस में लगाते हैं? तो दूरदृष्टि दोष में लगाते हैं। दूरदृष्टि दोष कहाँ है? तो बी में है, यानी हाइपरमेट्रोपिया में लगाएंगे। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा बी, हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 100 माइक्रोफैराड सी का वैल्यू दिया हुआ है। सी का वैल्यू 100 माइक्रोफैराड, 100 की रहेगा और माइक्रो के बदले 10 के पावर -6 करेंगे तो यह हो जाएगा कितना? तो 10 के पावर -4 है। तो यहाँ पर सी का वैल्यू मिल गया। भी का वैल्यू अगर आप लोग देखेंगे तो दिया हुआ है 100 वोल्ट। आपसे पूछ क्या रहा है? तो एनर्जी पूछ रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ रहेगा, सी का वैल्यू कितना भरेंगे? तो 10 के पावर -4, भी के बदले 100 का स्क्वायर। यह हाफ रहेगा 10 के पावर -4, ये भी हो जाएगा 10 के पावर 4। इससे ही खत्म हो जाएगा। ये क्या निकल गया? इससे ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा 1/2 का मतलब 0.5 जूल आंसर खोज लीजिए किसमें है? तो ए में। तो यह सब क्वेश्चन तो आप लोगों को बताने तक नहीं है, सबको पता है कि किस तरह बनेगा। एकदम सही सब आप लोग बना लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्या नंबर होगा? तो अभी तक हम लोग जो पढ़े थे वह क्या नंबर था? 64 या 65 नंबर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है? तो यह तो शुरुआत में ही आप लोग याद किए होंगे। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर दोनों के दोनों किसका यूनिट होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है। 65 के बाद 66 में चलिए। वैद्युत चालन में चालन से मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपवाह में भी जो है चालक के सिरों के बीच विभवांतर के साथ कैसा संबंध है? अभी एक फार्मूला हम लोग निकाले थे जिसमें पोटेंशियल से रिलेटेड फार्मूला था। उसमें याद की जो ऊपर में आया था V और नीचे में क्या आया था? तो नीचे में आया था NE ρ L। ऐसा फार्मूला अभी हम लोग निकाले थे। यहाँ पर यह पोटेंशियल होता है। तो वेलोसिटी और पोटेंशियल एक दूसरे का क्या होता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। और डायरेक्ट भी अगर आप लिखेंगे होंगे तो डायरेक्ट भी याद कीजिए। डायरेक्ट भी आप लोग पढ़े थे VD भाई जी। हाँ, जरा ध्यान दीजिए, आप लोग जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें इस तरह का था VD भाई जी।
और ई का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ई बराबर क्या होता है, तो ई बराबर होता है dv बाई dr, ऐसा आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ई ऊपर है, dv पोटेंशियल भी कहाँ है, तो ऊपर है। तो जब ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो पोटेंशियल के भी क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यानी इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है। अभी तक आप लोग पढ़े हैं vd का रिलेशन ई के साथ, यहाँ पर कर दिया पोटेंशियल के साथ। तो जैसा रिलेशन ई के साथ होगा वैसा ही रिलेशन पोटेंशियल के साथ होगा। नेक्स्ट चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पर एक चालक का वोल्टेज V तथा I के बीच ग्राफ सरल रेखा, यानी ग्राफ बनाया हुआ है, वोल्टेज है, करंट है, ग्राफ कैसा है, तो स्ट्रेट लाइन है। आपसे पूछा जा रहा है कि I को प्रदर्शित y अक्ष, फिर से देख लीजिए इंग्लिश में जरा देख, ग्राफ जो है V और I के बीच का है, स्ट्रेट लाइन है, ये तो सही है। थीटा एंगल बन रहा है किसके साथ, तो y एक्सिस के साथ, और विच रिप्रेजेंट I को लेना है y के साथ। चलिए इसमें ग्राफ बनाएंगे तो इधर की ओर दिखाएंगे I को, यह ग्राफ हो गया। थीटा भी लेना है I के साथ, इसका मतलब ये v हो गया। अगर नीचे वाला v है तो ये भी v हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें रेसिस्टेंस को कौन बताएगा, तो रेसिस्टेंस जो होता है वो R बाई R बराबर v बाई I होता है। अब जरा देख लीजिए थीटा के सामने कौन है, तो थीटा के सामने पड़ेगा तो परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ पड़ेगा जो बेस, तो यह हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, तो tan थीटा होता है। तो इस तरह यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है tan थीटा। और यह भी नया क्वेश्चन है। तो 9 क्वेश्चन अभी तक मिला है जो कि नया है, और हमको लगता है कि जितना हम बोलते हैं 10 के आसपास, 10 के 10 पर जाके अटकेगा। अभी तक 9 क्वेश्चन नया मिला है जो आप लोग पहले से नहीं बनाए हुए थे। बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग पहले से बनाए हुए हैं, और एक बार नहीं कई बार बनाए हुए हैं। परिपथ का शक्ति आ गया, शक्ति का फॉर्मूला याद कीजिए, तो कई बार रटे होंगे v स्क्वायर बाई r। पावर का 3 फॉर्मूला होता है vi, i स्क्वायर r और v स्क्वायर बाई r। तो यह कई बार पूछ चुका है, और हमको लगा है ये तो आप लोग को जो नोट्स दिए थे क्रैश कोर्स में, उसमें यह क्वेश्चन कई बार ही नहीं थे, 12-13 बार पूछे हुए था। इस बार फिर से पूछ दिया। 69 में अर्धचालक के लिए ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसमें कई बार आप लोग को रटाए भी थे कि अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। उल्टा होता है मतलब घटता है। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर का पूछा है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा घटता है। घटता है किसमें है, तो बी में। नेक्स्ट बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है। R का फॉर्मूला कौन सा है, तो R का फॉर्मूला तो सामने में दिख रहा है, ρ × L बाई A। तो इस तरह 70 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। और 70 क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे कि 9 क्वेश्चन ऐसा मिला जो कि आप लोग पहले से बनाए नहीं थे, हालांकि उससे रिलेटेड कंसेप्ट आप लोग का क्लियर है। अगर दिमाग इसको समझे होंगे तो याद आ गया होगा कि हाँ कैसे बना है। टोटल टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिला है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन छूटा हो। हाँ एक टॉपिक मिला है जॉर गेट, और जॉर गेट जो मिला है आउट ऑफ सिलेबस है। एक क्वेश्चन ऐसा मिला है जिसका चारों ऑप्शन गलत है। तो इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन मिलता है, इसीलिए आपको ऑप्शन दिया जाता है 35 क्वेश्चन का। 35 क्वेश्चन आपको बनाना है, और ऑप्शन 35 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है कि 1-2 क्वेश्चन अगर गलत भी है या मिस भी कर जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़े। तो इस तरह 70 क्वेश्चन है। हमें आशा है कि आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट जो फंडामेंटल में पढ़ने वाले हैं उनका 35 में 35 सही होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 1-2 क्वेश्चन मिस किए होंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आगे का तैयारी शुरू कर दीजिए। अगला दिन आपका इंग्लिश है, उसका केमिस्ट्री है, उसका हिंदी है। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और जिस तरह का नंबर आप फिजिक्स में लाने वाले हैं सेम उसी तरह का कोशिश कीजिए कि नंबर अगले सब्जेक्ट में भी आए। तो सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।